हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीवीएस एजुकेशन हब पे। और मैं आप लोग को पढ़ा रहा था बायोलॉजी में हमने आरएनए की तीन प्रकार के आरएनए होते हैं उनका अध्ययन कर लिया था। कौन कौन से आरएनए होते हैं? पहला था मैसेंजर आरएनए, दूसरा था राइबोसोमल आरएनए और तीसरा था ट्रांसफर आरएनए। तो इन तीनों के बारे में हमने जान लिया था और आज हम लोग जानने वाले हैं ट्रांसफर आरएनए की संरचना के बारे में और कैसे यह अमीनो अम्लों के निर्माण में भाग लेता है, कैसे अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, कौन कौन से अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे ट्रांसफर आरएनए की संरचना के बारे में और जानेंगे कि कैसे निर्माण हो रहा है प्रोटीन्स का ट्रांसफर आरएनए के माध्यम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है क्या ट्रांसफर आरएनए की संरचना यहाँ पे बनी हुई है। और ट्रांसफर आरएनए की संरचना में जो 4 भाग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला भाग क्या है? एक्सेप्टर पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्टर इन मतलब इससे ही अमीनो एसिड ऐड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे क्या होगा? अमीनो एसिड आके इसी बॉन्ड से जुड़ेगा तो उससे क्या निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। दूसरा पार्ट है एंटीकोडोन, जो जस्ट एक्सेप्टर के ठीक सामने वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं क्या? एंटीकोडोन। यही एंटीकोडोन क्या होता है? कोडोन से जुड़ता है। ये तीनों 3 कोडोन से जुड़ते हैं जो लगातार होते हैं और इस क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ये तो मान लीजिए एक है, अब ये ऐसे ही आपस में जुड़ते जुड़ते बहुत सारी श्रृंखला बनाएंगे तो किसका निर्माण होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। तीसरा क्या है? राइबोसोमल बॉन्डिंग, आप देख सकते हैं। और चौथा है क्या? DHU, डाईहाइड्रोयूरिडीन। तो जानते हैं कि ट्रांसफर आरएनए के बारे में, तो यह लगभग 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड वाला न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। बना आरएनए होता है। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मुड़ने से क्या हो जाती है? 4 भुजाओं में बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। जो आरएनए होता है वह कई भुजाओं में क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इससे क्या होती है? 4 भुजाओं का निर्माण होता है। तो अब देखते हैं कि एक्सेप्टर आर्म क्या है। तो यह स्थानांतरण आरएनए क्या होता है? एक महत्वपूर्ण भुजा होती है जिसके द्वारा अमीनो अम्ल क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है या स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अमीनो अम्ल इससे यहीं पे जुड़ रहा है। किससे? एक्सेप्टर आर्म से। यही क्या है? एक्सेप्टर आर्म है। इस भुजा पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एक सिरा कुछ ऊपर की ओर होता है जिसमें एडेनिन, साइटोसिन एवं साइटोसिन होते हैं। यहाँ पे ए का मतलब क्या है? एडेनिन। सी का मतलब क्या है? साइटोसिन। एडेनिन 1 और साइटोसिन 2 पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है? ग्राहील भुजा। तो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है? अमीनो एसिड एक बॉन्ड के द्वारा, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं एक सिंगल, इसी बॉन्ड के द्वारा क्या होता है? अमीनो एसिड जुड़ता है। तो हम लोग एक्सेप्टर आर्म को समझ गए। इसमें एक्सेप्टर आर्म में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टर एंड जो है 3 है, कौन? ACC। कौन कौन से? एडेनिन का 1 और साइटोसिन का 2। तो अब आगे देखते हैं किसको? एंटीकोडोन आर्म को। एंटीकोडोन को देखते हैं। यह ग्राही भुजा के ठीक विपरीत अर्थात उसके ठीक सामने पाया जाता है। इसके ठीक सामने कौन है? एंटीकोडोन है। इसके सिरे पर एक गोलाकार लूप पाया जाता है। ये गोलाकार लूप है, इसी को क्या कहते हैं? इसका नाम है एंटीकोडोन लूप। ये देखिए आप यहाँ पे ये गोलाकार रचना देख सकते हैं। इस लूप के सिरे पर 3 न्यूक्लियोटाइड क्रम एंटीकोडोन कहलाते हैं। ये जो 3 क्रम है CGC का मतलब सॉरी, ये जो 3 क्रम है क्या है? साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये 3 क्रम क्या कहलाता है? एंटीकोडोन कहलाता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बताया भी है। ये जो 3 क्रम है
एंटीकोडोन संदेशवाहक आरएनए में पाया जाने वाला कोडोन अर्थात जेनेटिक कोड के पूरक होता है। कोई स्थानांतरण आरएनए किसी अमीनो एसिड को लेकर संदेशवाहक आरएनए इसी कोडोन से क्या करता है, जुड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, कोडोन के नाइट्रोजन बेस का क्रम एंटीकोडोन के ठीक विपरीत अर्थात पूरक होता है। इस प्रकार स्थानांतरण आरएनए की यह भुजा स्थानांतरण आरएनए को संदेशवाहक आरएनए से जोड़ने का काम करती है। आप ये जो देख रहे हैं एंटीकोडोन, ये क्या करता है, इसके जो मैसेंजर होंगे, अभी तो ये क्या है, ये है एमआरएनए, ये क्या है, एमआरएनए है, और ये क्या है, टीआरएनए है। तो टीआरएनए और एमआरएनए, ये इसको तीन ग्रुप को क्या कहेंगे, कोडोन कहेंगे। ठीक है, जब ये तीन ग्रुप बनेगा तो इसको क्या कहेंगे, कोडोन कहेंगे। तो एंटीकोडोन और कोडोन आपस में जब जुड़ते हैं, किसके द्वारा जुड़ते हैं, एंटीकोडोन आर्म के द्वारा जुड़ते हैं। तो आप लोग को समझ में आया ये कि स्थानांतरण आरएनए और मैसेंजर आरएनए को जोड़ने का काम कौन करता है, एंटीकोडोन आर्म करता है। अब जानते हैं तीसरी भुजा क्या है, राइबोसोमल बॉन्डिंग आर्म। ये क्या होता है, यह स्थानांतरण आरएनए को राइबोसोम से जोड़ने वाली भुजा होती है। इस भुजा के एक भाग पर एक लूप पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, राइबोसोमल बॉन्डिंग लूप कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही लूप है, तो इसको क्या कहेंगे, राइबोसोमल बॉन्डिंग लूप। देखिए इस लूप को समझना बहुत आसान है, जितना भी गोलाकार रचना पाई जाती है उसको उसी नाम का लूप कर दे, समझ गए। इस भुजा के एक क्या होता है, एक लूप पाया जाता है जिसे राइबोसोमल बॉन्डिंग लूप कहते हैं। इसी लूप से क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, अब इसी लूप के द्वारा क्या होता है, राइबोसोमल नाम से ही पता चल रहा है, तो यह किससे जुड़ता है, यह ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम से ऐड होगा यहीं पे। एक्सेप्टर से क्या ऐड होगा, अमीनो एसिड। एंटीकोडोन आर्म से क्या ऐड होगा, एमआरएनए। और राइबोसोमल बॉन्डिंग आर्म से क्या ऐड होगा, राइबोसोम। तीनों समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा पार्ट क्या है, डाइहाइड्रोयूरिडीन आर्म। अब ये क्या है, यह राइबोसोम बॉन्डिंग आर्म भुजा के क्या होता है, ठीक जस्ट सामने विपरीत दिशा में होता है। इसके सिरे पर एक लूप पाया जाता है जिसे क्या कहेंगे, डीएचयू लूप। ये जो लूप है ना, इसको क्या कहेंगे, डीएचयू लूप। डीएचयू मतलब डाई हाइड्रोयूरिडीन। इस लूप में क्या होता है, इस लूप में डीएचयू नामक एक विशेष प्रकार का न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। डाईहाइड्रो, देखिए क्या पाया जाता है, डाईहाइड्रोयूरिडीन नामक एक विशेष प्रकार का न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम क्या है, डाईहाइड्रोयूरिडीन है। तो आप लोग को ट्रांसफर आरएनए की संरचना समझ में आ गई होगी, और ये किस प्रकार क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में हेल्प करता है, प्रोटीन निर्माण का मदद करता है, अमीनो एसिड को जोड़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ट्रांसफर आरएनए के बारे में। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो प्रथम भुजा क्या है, एक्सेप्टर आर्म है, यह किससे जुड़ता है, यह अमीनो एसिड को जोड़ता है। ट्रांसफर आरएनए को किससे जोड़ता है, अमीनो एसिड से। जो दूसरी भुजा होती है इसके जो ठीक विपरीत होती है, एंटीकोडोन आर्म, वो क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए को एमआरएनए मैसेंजर आरएनए से ऐड करता है। और ये जो तीसरी भुजा है राइबोसोमल बॉन्डिंग आर्म, यह क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम से जोड़ता है। और जो ये चौथी भुजा है इसका नाम है डीएचयू, मतलब डाईहाइड्रोयूरिडीन। इसे डाईहाइड्रोयूरिडीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएचयू नामक क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है।
तो आप लोग को ट्रांसफर आरएनए की संरचना समझ में आ गई और किस प्रकार से ट्रांसफर आरएनए वर्क करता है ये भी समझ में आ गया। तो अब देखिए अब किसका निर्माण, अमीनो एसिड का निर्माण कैसे हो रहा है और प्रोटीन का निर्माण कैसे हो रहा है। तो देखिए कोडोन अभी मैंने आप लोग को बताया क्या होता है। मान लीजिए ये मैसेंजर आरएनए है, ये इसका 3 पार्ट जो होगा यही क्या होता है, कोडोन होता है। इसका 3 ये 3 जो क्रम में पाया जाएगा यही क्या है, कोडोन है। अब इसी तीनों से ये तीनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो किसका निर्माण होगा, इससे ये जुड़ेंगे और इससे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो प्रोटीन का निर्माण होगा। तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है वह 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है। मैंने कल इसके बारे में चर्चा किया था, कल बताया था मैंने। वो प्रोटीन कौन कौन से हैं, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिल एलेनिन, वैलिन, एलेनिन, एस्पराजिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, सिस्टीन और टायरोसिन। यही क्या है, 20 प्रकार के अम्ल हैं जो प्रोटीन निर्माण में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अमीनो अम्ल की खासियत क्या है। अच्छा, अमीनो अम्ल कैसे पहचानेंगे सर कि ये अमीनो अम्ल है। जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्या पाया जाए, NH2 का ग्रुप पाया जाए। NH2 मतलब जब NH2 का ग्रुप पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अमीनो अम्ल पाया जाएगा। अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, वह कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें NH2 पाया जाता है अमीनो अम्ल कहलाता है। अमीनो समूह की स्थिति के आधार पर अमीनो जो अम्ल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये कहाँ पाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कौन से कार्बन पे पाया जा रहा है, पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे या चौथे कार्बन पे। तो इनकी स्थिति के आधार पर जो अमीनो एसिड होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। जैसे अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड और अन्य अमीनो एसिड। तो जो प्रोटीन निर्माण में जो सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन से अमीनो एसिड होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। तो हमने जो ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड के नाम लिया है उसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन में ये लगे होते हैं और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास स्टॉप करता हूँ और कल हम लोग 20 प्रकार के अमीनो एसिड की संरचना के बारे में जानेंगे और किस कार्बन से अमीनो अम्ल लगता है और क्या बनता है उसको डिटेल से समझेंगे और उसके नाम भी जानेंगे कि उसका जो नाम होता है वो क्या है। जैसे आर्जिनिन को क्या कहते हैं, आर्जिनिन को केवल आर्जिनिन ही नहीं कहते हैं, ग्लाइसिन को क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, एलेनिन को क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो प्रोपोनिक एसिड। तो उसका दूसरा नाम भी जानेंगे, उसकी संरचना को भी समझेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।